ये है वो टैक्स जो आपकी अपनी जेब से अभी जा रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें से ये जो आधा टैक्स है ये आपकी जेब से वैसे ही जा रहा है। ये टैक्स आप आराम से सेव कर सकते हैं। ये छोटी सी सीक्रेट जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। मेरा नाम है लईक अहमद और मैं हूं फाउंडर Surmaya.pk का। पिछले 4 साल में Surmaya.pk बनाते वक्त जितनी चीज़ें मैंने सीखी, आई थॉट कि टाइम आ गया कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपकी भी फाइनेंशियल लाइफ को वो कैसे बेहतर कर सकती है। आज की सीरीज़ में हम देखेंगे कैसे आप अपना टैक्स कम पे कर सकते हैं और वो भी लीगली। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में किस तरह आपका टैक्स कटता है। तो अभी के टाइम पे 2 तरीके से आपका टैक्स कट रहा है। एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स से मुराद मेरी सैलरी मिलती है कंपनी की तरफ से, उसके सोर्स से ही मेरा टैक्स डायरेक्टली कट जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि जो सर्विसेज और गुड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर कुछ ऐसे टैक्सेस लगे हुए हैं जो कि इनडायरेक्टली मैं पे कर रहा हूँ। जैसे कि मैं पेट्रोल यूज़ करता हूँ तो मैं लेवी पे कर रहा हूँ। जैसा कि मैं मोबाइल फ़ोन रिचार्ज कर रहा हूँ तो मैं उसके ऊपर टैक्स दे रहा हूँ। इस तरह की काफ़ी ऐसी गुड्स और सर्विसेज हैं जो कि आप यूज़ कर रहे हैं जिसके ऊपर आप इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहे हैं। ये जो टैक्सेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम पे कर रहे हैं, साल के एंड के अंदर हमें FPR को बताना पड़ता है कि हमने इतना टैक्स पे किया, हमारी इतनी आमदनी थी, उस पर हमने इतना टैक्स पे किया और ये हमारे रिटर्न्स हैं। और ये जो रिटर्न्स हम साल के एंड पे हम सबमिट करते हैं तब FPR के रिकॉर्ड्स के अंदर हम एज एन एक्टिव टैक्स पेयर आ जाते हैं। अब FPR के अंदर भी 2 तरीके से एक इंडिविजुअल का टैक्स रिकॉर्ड होता है। एक वो इंडिविजुअल जो कि वाकई आके बताता है कि उसने कितना रेवेन्यू लिया, कितना कमाया, कितना टैक्स दिया, और वो सबमिशन हम FPR के पोर्टल के ऊपर करते हैं जो IRS का पोर्टल है। और वो लोग भी हैं जो कि शायद ये जाके ये प्रोसेस करते ही नहीं है। ये जो 2 डिफरेंट टाइप्स हैं, FPR इसको 2 तरीके से डील करता है, एक एक्टिव टैक्स पेयर, एक नॉन एक्टिव टैक्स पेयर। बाय द वे, लोगों को इनकरेज करने के लिए कि आपको अपने टैक्स को सबमिट करना चाहिए, FPR ने कुछ इंसेंटिव दिए हुए उन लोगों को जो कि टैक्स सबमिट कर रहे हैं टाइम के ऊपर। इसी तरीके से उन्होंने पेनलाइज किया उन लोगों को जो कि टैक्स सबमिट नहीं कर रहे, कि वो अगर टैक्स सबमिट नहीं करते तो ये पेनल्टीज हैं जो कि इनडायरेक्टली वो दे रहे हैं। जैसा कि अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं तो आपके बैंक के डिपॉजिट जो कि इस्लामिक था या कन्वेंशनल था, उसके प्रॉफिट पे आपको कम रेट देना है टैक्स के लिए। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई गाड़ी है या कोई मोटरसाइकिल है और अगर आपने कोई नई परचेज कर दी है या इवन उसका टोकन लेना है तो उसका इनडायरेक्ट टैक्सेशन आप अगर एक्टिव है तो कम होगा, नॉन एक्टिव है तो उसका डबल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय या सेल कर रहे हैं तो एक्टिव टैक्स पेयर के लिए लोअर रेट है, जबकि नॉन एक्टिव जो कि नॉन फाइलर है उसके लिए हाई रेट्स हैं। अगर आपने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपके ऊपर लोअर विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट होगा कैपिटल गेन के ऊपर, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वही कैपिटल गेन टैक्स विद होल्डिंग जो है वो डबल हो जाएगी। आप अगर स्टॉक मार्केट की किसी कंपनी का आपको डिविडेंड मिला है तो फाइलर के लिए उस पर कम टैक्स है, जबकि नॉन फाइलर के लिए उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स है। और अगर आपने कोई प्राइस बॉन्ड विन कर लिया है तो आपकी विद होल्डिंग की जो वैल्यू है वो एक्टिव के लिए कम है और विद होल्डिंग फॉर नॉन फाइलर के लिए डबल है। और अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं यानी फाइलर हैं तो उस केस में जितना भी पैसे आपके विदहेल्ड हुए हैं सिर्फ वो तब ही आप उसको एडजस्ट करा सकते हैं अगर आप एक्टिव टैक्स फाइलर हैं। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वो विदहेल्ड हुआ पैसा भी आप उसको एडजस्ट नहीं करा सकते। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। जैसा कि अभी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ज़्यादातर लोगों ने क्योंकि डेली म्यूचुअल फंड के डिविडेंड्स पे इन्वेस्टमेंट की होती है तो डेली बेसिस पे अगर आप फाइलर हैं तो आप 10% दे रहे हैं, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 20% आपका जो टैक्स है जो कैपिटल गेन के ऊपर कट रहा है। इसी तरह अगर आपका बैंक अकाउंट है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, बेशक वो इस्लामिक हो या नॉन कन्वेंशनल हो, उसके ऊपर 15% का आपको टैक्स फाइलर के ऊपर कट रहा है, 30% का टैक्स नॉन फाइलर के ऊपर कट रहा है। सिमिलरली प्राइस बाउंड पे 15% है और 30% नॉन फाइलर के ऊपर है। लॉटरी के ऊपर 20% है, 40% नॉन फाइलर के ऊपर है। ये जो पैसे आप किसी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं 50,000 से अगर ऊपर के पैसे होंगे तो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप पे 0.06 यानी कि 1 लाख रुपए के ऊपर 600 रुपए का आपको विद टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप फाइलर हैं तो आपको कोई टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। सिमिलरली लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर 8% फॉर फाइलर, 16% फॉर नॉन फाइलर।
परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं, अगर आप फाइलर हैं तो 3%, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 10.5%, अगर आपने सेल किया तो 3% सेल के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा और 6% आपको सेल के ऊपर देना पड़ेगा। और शायद ये जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर 25,000 के ऊपर जो आपको टैक्सेस की सूरत के ऊपर पेनल्टी पड़ रही है, अगर आप फाइलर हैं तो आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 7.5% ऑफ द टैक्स आपको देना पड़ेगा। सोचिए 30,000 के ऊपर आपको कितना टैक्स की सूरत में एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। और इसी तरह अगर आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स या किसी और की सर्विस ली तो उसके ऊपर फाइलर को 5% और नॉन फाइलर को 10% की पेनल्टी पड़ेगी। अब मैं आपको थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ मिथ्स हैं जिसकी वजह से लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि वो फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। अगर आप ऑलरेडी सैलरीड हैं और आपको लग रहा है कि आपकी सैलरी से टैक्स कट रहा है और आपको ये लग रहा है क्योंकि सैलरी पे टैक्स कट रहा है तो मेरे पे तो कोई एक्स्ट्रा टैक्स लागू नहीं होगा, तो आप गलत हैं। वो इसीलिए गलत है क्योंकि आपने FPR की IRS की वेबसाइट पे जाके अपने टैक्स को सबमिट नहीं किया। और बाय द वे मैं तो आपको चैंपियन कहूँगा, चैंपियन इसीलिए कहूँगा कि ना सिर्फ आप अपनी सैलरी से टैक्स दे रहे हैं बल्कि इनडायरेक्टली आप जो पेनल्टीज पड़ रही हैं वो भी डबल अमाउंट पे दे रहे हैं। आपको अपने मुल्क का इतना एहसास है कि आप 1 नहीं 2 नहीं 3 गुना ज़्यादा टैक्सेस पे कर रहे हैं ताकि आपके मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जनरेट हो सके। ऑलरेडी इतना ज़्यादा डेफिसिट चल रहा है। यह आपके लेजीपन ही है जिसकी वजह से आपने अभी तक टैक्स सबमिट नहीं किया। ना सिर्फ आप अपने टैक्स सबमिशन ना करने की वजह से अपने सोर्स से टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, बल्कि आप उन चीज़ों से जो कि डेली रोज़मर्रा के ऊपर आप गुड्स और सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। अगर आप सैलरीड हैं और आपने अभी तक FPR की वेबसाइट पे जाकर अपनी सैलरी की रेवेन्यू और टैक्सेस को डिक्लेयर नहीं किया, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि सबसे पहला काम आपने इस वीडियो के बाद यही करना है कि आपने जाके अपने टैक्स को सबमिट करना है। लोग वो टैक्स सबमिट नहीं करते जो ब्लैक का पैसा छुपा रहे होते हैं। आपकी तो सोर्स से ही टैक्स कट रहा है। जब आप अपना सोर्स का डाटा को ही नहीं शो कराते, आपके तो इवेंचुअली पे तो कर ही रहे हैं, तो आपको किस चीज़ का स्वाब मिल रहा है? आप जब जाके सबमिट करेंगे ना सिर्फ आप उनके टैक्स नेट में आएंगे बल्कि जो इंसेंटिव हैं, रिगार्डलेस कि वो आप स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में रख रहे हैं, बैंक के अंदर किसी इस्लामिक सेविंग में रख रहे हैं, या कोई नई जाके आप गाड़ी ले रहे हैं, कोई सेल परचेज कर रहे हैं, इवन अगर आप मोबाइल फ़ोन का भी रिचार्ज करते हैं, इन सब के अंदर आपको इंसेंटिव दिया हुआ है। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि आप टैक्स फाइलर हैं या नहीं है, तो सबसे पहले आप गूगल पर जाएं और गूगल पे टाइप करें FPR टैक्स फाइलर चेक स्टेटस ऑनलाइन, और जो पहली वेबसाइट है उसको क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो कोई इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। इसके बाद आप एक्टिव टैक्स पेयर इनकम टैक्स जो लेफ्ट साइड के मेन्यू पे सबसे पहला आइटम है उस पर क्लिक कीजिए, और वहाँ पे सिंपल आपने पैरामीटर में देने हैं कि आपने क्या देखना है। CNIC ऑब्वियसली आपका होगा, आपने अपना CNIC का नंबर देना है और डेट सेलेक्ट करनी है आज की, और जो नीचे कोड दिया हुआ है उसको क्लिक कीजिए। ये जब इन्फॉर्मेशन आप दे देंगे तो कोई इस तरह का इन्फॉर्मेशन आ रहा होगा, या तो आपको फाइलिंग का स्टेटस एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। अगर एक्टिव नहीं है तो आप नॉन फाइलर हैं, अगर आप एक्टिव हैं तो इसका मतलब है कि आप फाइलर हैं। और अगर आप नॉन फाइलर हैं और आपने ये जानना है कि आपको टैक्स फाइल कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए भी सिंपल आप YouTube पे जाएं और YouTube पे सिंपल लिख लें कि हाउ टू सबमिट टैक्सेस इन पाकिस्तान। तो अब आपको बहुत ज़्यादा लिस्ट आ रही है कि उन सब लोगों की जो कि आपको गाइड करें कैसे आपने अपने टैक्स सबमिट करने हैं। और बाय द वे, अगर आपको अब भी समझ नहीं आ रही है कि टैक्स को सबमिट कैसे करते हैं, तो कोई सर्च कर लीजिए, जो भी करीबी आपका जो बंदा टैक्स फाइल करने की प्रोफेशनल उसके पास एक्सपर्टीज़ हो, उसकी सर्विसेज अवेल करें। शायद 3 से 5 या 10 हज़ार रुपया वो चार्ज कर ले, लेकिन ट्रस्ट मी ये 5,000 या 10,000 उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते जितनी पेनल्टीज़ आपको पड़ रही हैं। सिर्फ इस चक्कर में कि मैं 5,000 रुपया ज़्यादा क्यों दूँ उसको, तो आप ऑलरेडी अपना बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। तो मेक श्योर करें कि आप जितनी जल्द से जल्द टैक्स फाइल कर लें उतना ही ज़्यादा इंसेंटिव है। और बाय द वे, क्योंकि ये जून, जुलाई, अगस्त, इवन दिसंबर तक का भी टाइम देते हैं FPR आपको सबमिट करने के लिए, अगर आपने अभी तक उसको सबमिट नहीं किया तो लेट चार्जेस भी पड़ेंगे। और आज के टाइम पर वो 1,000 रुपया जो आपको पे करना है लेट चार्जेस का, लेकिन नेक्स्ट राउंड में जब भी आपका टैक्स आप फाइल कर लेंगे 1,000 रुपये की पेनल्टी भी दे देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फाइलिंग का स्टेटस है वो नॉन फाइलर से फाइलर बन जाएगा। और इस तरीके से आप तकरीबन 50% से ज़्यादा का जो टैक्सेस इनडायरेक्टली आप पे करें वो सब आप सेव कर सकते हैं। सैलरीड क्लास जो कि ऑलरेडी टैक्स दे रही है और वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में काफ़ी ज़्यादा
पैसे दे देते हैं तो वो किस तरीके से अपनी सैलरी में ही एडजस्ट करा सकते हैं। इसके लिए आपको FPR जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आए और टैक्सेस देखते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं, और वो भी टैक्सेस देखते हैं जो नॉन एडजस्टेबल हैं। इसी तरीके से अगर आपने प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट पे किया है, या प्रॉपर्टी सेल परचेज की है, या प्रॉपर्टी के ऊपर कोई ऑक्शन के ऊपर आपने सेल किया है, या जो डेली रोजमर्रा के अंदर हम मोबाइल पे ऊपर टॉपअप करा रहे होते हैं, रिचार्ज कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर भी हम एक स्पेसिफिक टैक्स दे रहे होते हैं जो कि हम एडजस्ट कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन जो कि मैंने पहले बताया था 7.5% के ऊपर है, अगर आपका 25,000 से ऊपर का बिल है तो ये वो टैक्स है जो कि आपकी एडजस्टेबल है। इसी तरीके से जब आप कैश विड्रॉल करते हैं वो सारा का सारा टैक्स आपका एडजस्टेबल है। जब आप एयरप्लेन पे टिकट लेते हैं तो उसके ऊपर 5% का आप एडवांस टैक्स पे करते हैं, वो भी एडजस्टेबल है। जो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन या कोई और ऐसी चीज़, या अलीबाबा से आपने कोई परचेज किया हो और उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड पे ट्रांजैक्शन की हो, तो उसके ऊपर जो तकरीबन 5% का एक्स्ट्रा टैक्स आप पे करें वो भी आप अपनी सैलरी के ऊपर एडजस्ट करें। अब मैं आपको वो बताता हूँ कि वो टैक्सेस जो कि फाइनल हैं और जो एडजस्टेबल नहीं है, जिस तरह प्राइस बॉन्ड या लॉटरी के ऊपर जो आप प्राइस को मनी विन करते हैं वो एडजस्टेबल नहीं है। जो डिविडेंड आपको कोई कंपनी पे करती है वो एडजस्टेबल नहीं है। जो बैंक का प्रॉफिट आपको मिलता है और उसके ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स डिडक्ट होता है वो एडजस्टेबल नहीं है। और इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के ऊपर जो बोनस शेयर्स आपको मिलते हैं और उसके ऊपर जो 10% का बोनस होता है वो भी एडजस्टेबल नहीं है। अब चूंकि हमारे चैनल पे वो लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी नॉन फाइलर के लिए, जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए भी कोई पेनल्टीज हैं, वो क्या है उनकी डिटेल भी देख लेते हैं। स्टॉक मार्केट पे अगर आपके पास कोई भी कंपनी जिसकी होल्डिंग आपके पास 1 साल कम की है और अगर आप वो सेल करते हैं और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट होता है, तो जो प्रॉफिट होगा पहले साल के अंदर 15% का आपको कैपिटल गेन टैक्स कटेगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30% का टैक्स कटेगा। इसी तरह अगर आप 1 साल या 2 साल तक आपके पास एक होल्डिंग पड़ी हुई है तो 12.5% का टैक्स है फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए 25%। सिमिलरली जितनी ज़्यादा आपके पास होल्डिंग होती जाएगी उतना कम टैक्स देना पड़ेगा। 5 साल या 6 साल से कम के ऊपर आपको 2.5% का टैक्स फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए 5% का टैक्स। 5 साल के बाद जो 6ठा साल होगा और अगर आपके पास अभी भी वो सिक्योरिटी पड़ी हुई है तो कोई कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। एक टैक्स बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग का ये भी है कि जब शॉर्ट टर्म के ऊपर हम ट्रेड्स करके ज़्यादा प्रॉफिट हम बुक कर रहे होते हैं तो वो प्रॉफिट के ऊपर हमें टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। सिमिलरली अगर आप म्यूचुअल फंड पे हैं और म्यूचुअल फंड के अंदर आप एज ए फाइलर हैं तो जो आपको डिविडेंड के ऊपर टैक्स करता है या आपके कोई गेन के ऊपर टैक्स करता है, सो म्यूचुअल फंड के लिए 10% का टैक्स है फॉर म्यूचुअल फंड गेन और 20% का टैक्स है फॉर दोस्त जो कि नॉन फाइलर हैं। अब ये जो टैक्स हम FPR को दे रहे हैं, ये टैक्स ही के पैसे यूज होते हैं मुल्क चलाने के लिए। तो आए चल के देखते हैं कि जो मुल्क चलाने के लिए पैसा रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है वो क्या काफी है मुल्क चलाने के लिए। जो टोटल रेवेन्यू FPR ने जो पिछले साल की ये रीडिंग है 2022-23 की, जो रेवेन्यू उन्होंने कलेक्ट किया वो 9.6 ट्रिलियन था, जिसमें से डायरेक्ट टैक्सेशन 3.27 ट्रिलियन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन 3.89 ट्रिलियन है और अदर रेवेन्यू 2.44 ट्रिलियन है। मतलब 9.6 ट्रिलियन का हमने पिछली दफा पिछले साल के अंदर रेवेन्यू कलेक्ट किया, और जो टोटल खर्चा था जो गवर्नमेंट ने किया वो था 16.2 ट्रिलियन, मतलब कि 6.5 ट्रिलियन रुपए का फिस्कल डेफिसिट है हमारा। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ये गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं तो वो कैसे बैंक के पास जाता है और बैंक से पैसे कैसे लेता है, और इसी प्रॉब्लम के अंदर आप कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। तो उसके लिए ऊपर वीडियो का एक लिंक आ रहा होगा, हाउ टू डबल योर मनी, उसको ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आए कि इस तरह के हालात में जबकि गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है और वो बैंक के पास जा रहा है, और जब बैंक को कर्जे की प्रॉफिट देना होता है तो वो किस तरह एक इंडिविजुअल को और ज़्यादा सैलरी के ऊपर टैक्स डिडक्ट करते हैं, तो आप भी इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। बाय द वे अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें जिसकी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की GDP में तकरीबन 20% है, लेकिन टैक्स जो पे करते हैं वो लेस देन 1% है जो कि इनकम टैक्स अपना पे करते हैं। सिमिलरली रियल स्टेट जो इस बिजनेस से मुंसलिक हैं वो कोई टैक्स ही पे नहीं करते हैं, और जो पोटेंशियल है कि रियल स्टेट का सेक्टर जितना इनकम जनरेट कर रहा है तकरीबन 500 बिलियन का टैक्स वो पे कर सकते हैं। इसी तरह रिटेल और होलसेल वाले 234 बिलियन का टैक्स है जो कि वो पे कर सकते हैं। अभी के टाइम पे तो लगता है ऐसे जैसे सैलरीड क्लास नहीं मुल्क का ठेका उठाया हुआ है, जितना टैक्स है सैलरीड क्लास अपनी जेब से दे रही है, और जो डिफरेंट अदर सेक्टर्स हैं जो कि अभी तक टैक्स नेट के अंदर नहीं है उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है अभी हमारी इकोनॉमी के अंदर।
हम IMF के पास तो चले जाते हैं कि हमें और लोन दे दो, लेकिन हम ये जो सेक्टर जो कि ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर नहीं है, हम इनको टैक्स नेट के अंदर लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और अगर हमने देखना है कि हमारा मुल्क टैक्स के पर्सपेक्टिव से दूसरे मुल्कों के अगेंस्ट कहाँ पे लाए कर रहा है, तो इस चार्ट में देखिए पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशो 5.8 है। अगर आप इसको इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया का 7.5 है। अगर आप इवन श्रीलंका से करें जो कि अभी रिसेंटली डिफॉल्ट हुआ है, तो वो हमसे तकरीबन डबल है। और बाय द वे हम डेवलप्ड कंट्रीज UK, चाइना, कनाडा, US के तो कहीं करीब ही नहीं है। UK के अंदर 27.4 टैक्स टू GDP रेशो है। चले यहाँ तक तो समझ आ गया कि टैक्स किस तरीके से डिडक्ट होता है, और अगर हम टैक्स सबमिट नहीं करते तो हम पे पेनल्टीज क्या है, और उन पेनल्टी से बचने के लिए अगर हम टैक्स दोबारा सबमिट करते हैं तो हमें उसका बेनिफिट क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देता हूं कि जो सैलरीड क्लास जो कि टैक्स दे रही है वो कितना टैक्स पे कर रही है। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आप पे कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी सैलरी 60,000 है तो आप पे तकरीबन 250 रुपये का टैक्स है पर मंथ। और इसी तरीके से अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो तकरीबन 1250 रुपये का टैक्स आपने पे करना है, जो कि 1.25% बनता है मंथली के पर्सपेक्टिव से। इसी तरह अगर आप देखें 3 लाख के ऊपर आप 36,250 रुपये का मंथली आपने टैक्स देना है, जो कि तकरीबन 12% बनता है। और अगर आप एक और चीज़ नोट करें, जितना आपकी सैलरी ज़्यादा होती जाएगी उतना ज़्यादा आप टैक्स देते रहेंगे। जिस तरह 5 लाख के ऊपर आप 18% के ऊपर टैक्स देंगे, 8 लाख के ऊपर आप 24% के ऊपर टैक्स देंगे, और 10 लाख या 10 लाख से ऊपर के पर आपके इनकम है तो आप 26% तक टैक्स देंगे। एक तो मैंने आपको वो तरीका बता दिया कि किस तरीके से आपके ऊपर जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो एडजस्टेबल टैक्सेस है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक और तरीका है जिसमें आपकी जो सैलरी है उस पर कम टैक्स डिडक्ट हो सकता है, वो है पेंशन फंड्स। पेंशन फंड जैसे कि नाम से जाहिर है ये वो फंड्स है जो कि पेंशन के ऊपर फोकस्ड है। जब जब हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी मेडिकल फैसिलिटी और हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ता जाता है। और पेंशन फंड का एक मकसद ये भी है कि लेटर स्टेजेस में अगर आप ज़्यादा बड़े हो गए और आपके ऊपर कोई खुदा ना खास्ता ऐसी कोई आफत आ गई, कोई बीमारी आ गई जिस पे आपको फंड्स की अवेलेबिलिटी चाहिए, तो ये वो रिजर्व या इमरजेंसी फंड्स है जो आपको बहुत हेल्पफुल कर सकता है। पाकिस्तान में अभी तक लोग इसकी अहमियत को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इंसेंटिवाइज भी किया हुआ है कि आप आज से अगर पेंशन फंड के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं या कुछ करते हैं तो आपको सर्टेन इंसेंटिव है जिसके ऊपर हम डिटेल में बाद में आएंगे, वो भी मिलेंगे। लेकिन पेंशन फंड की एक जो मैं चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ये उस तरह के लिक्विड फंड्स नहीं है कि आपने आज डाले और कल इसको सेल करके निकाल लिए। ये वो वाले फंड्स हैं जो कि वाकई आप पेंशन के लिए करना चाह रहे हैं। और इसका ये मतलब ही नहीं है कि पेंशन फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो पेंशन फंड से आप पैसे निकाल नहीं सकते। अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ी और इमरजेंसी में आपने निकालने भी पड़े तो आप निकाल भी सकते हैं। सिर्फ उसके ऊपर एक पेनल्टी है कि जो पिछले 3 साल की एवरेज आपको टैक्सेशन में थी वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, फिर ही आप पेंशन वाले फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट ने आपको किस तरह इंसेंटिवाइज किया हुआ है कि अगर आप पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सैलरी पे कितना बेनिफिट मिलेगा। तो जिस तरह के मैंने पहले स्क्रीन पे दिखाया था, तो अब हम अगर यही चीज़ दोबारा देख सकते हैं कि अगर आप पेंशन फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी मंथली सैलरी में कितना बेनिफिट मिलेगा। जिस तरह पहले मैंने बताया था, जितनी सैलरी आपकी बढ़ती जाती है उतना ही टैक्स आपका इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ये बता दूं कि ये जो आप अभी चार्ट देख रहे हैं इसके अंदर एक मैक्सिमम पेंशन फंड एनुअली की एक हमने कॉलम डाला है जो कि चौथा कॉलम है। इस कॉलम का मतलब ये है कि आप कितना मैक्सिमम पेंशन फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एनुअल टैक्स क्रेडिट मैक्सिमम कितना मिल सकता है। 4 लाख के ऊपर आपके ऊपर मंथली टैक्स जो आप पे डिडक्ट होगा वो 63,750 रुपीज़ है, मतलब 63,750 रुपये का मंथली टैक्स आपको देना पड़ रहा है। आपकी जो टेक होम सैलरी होगी आफ्टर टैक्स 3,36,250 रुपया होगी। अगर आप 9,60,000 रुपया एक पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सालाना 1,53,000 रुपये का टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब यह है कि माहाना आप 12,750 रुपया कम टैक्स पे कर सकते हैं। जहां पे आपको 63,750 रुपीज़ का टैक्स देना पड़ रहा था, अब आपको 51,000 मतलब 51,000 रुपये का सिर्फ आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। जहां आपकी टेक होम सैलरी 3,36,000 रुपया थी, अब आपने जब उसको पेंशन फंड में इन्वेस्ट किया तो आपकी टेक होम सैलरी 3,49,000 रुपया है। सिर्फ पेंशन फंड पे इन्वेस्ट करने से आपको माहाना 13,250 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है।
और अगर मैं 10 लाख रुपए या ऊपर वालों के ऊपर भी इसको अप्लाई करूं, 24 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं पेंशन फंड के अंदर, तो महीने का आपको 53,250 रुपए की टैक्स की सेविंग है। जहां आप 7,33,000 रुपए का टेक होम सैलरी थी, अब आप 7,87,000 रुपए की टेक होम सैलरी है। अब मैं थोड़ा फोकस करना चाह रहा हूं उन लोगों के ऊपर जो कि यहाँ पे सैलरीड तो नहीं है, लेकिन वो फ्रीलांसर्स हैं। पाकिस्तान दुनिया का चौथा या पांचवा बड़ा मुल्क है जहां पे फ्रीलांसिंग पे लोग काम कर रहे हैं और वो फ्रीलांसिंग से रेवेन्यू कमा रहे हैं। और पाकिस्तान का, जैसे हमें पता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास डॉलर कम है। डॉलर कम रहने की वजह से हमने उन सेक्टर्स को इंसेंटिवाइज किया हुआ है, हमने उनको बेनिफिट दिया हुआ है कि अगर वो डॉलर लेकर आते हैं तो उन पे कम टैक्स लागू होगा। और यही इंसेंटिव फ्रीलांसर्स के लिए भी है। अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं और अगर आप अपने आप को जाके पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड PSEP के साथ जाके रजिस्टर करते हैं और अगर आपकी फॉर एग्जांपल $4,000 की इनकम आ रही है, जो कि तकरीबन मैं एज्यूम कर लेता हूं कि 10 लाख रुपया है, इनकम टैक्स से रजिस्टर होने की वजह से आप पे सिर्फ 0.25% का टैक्स कटेगा। मतलब कि 10 लाख पे आपको सिर्फ $2,500 का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप रजिस्टर नहीं भी हैं तो तब भी आपको 1% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 10,000 रुपया बनता है। जिस तरह के मैंने अभी पहले एग्जांपल में बताया कि जो सैलरीड बंदा है जो कि 10 लाख रुपए का इनकम ले रहा है पाकिस्तान में बैठ के, वो 2,60,000 रुपए का इनकम टैक्स पे कर रहा है। आप बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपने सिर्फ 0.25% का टैक्स देना है। और मैंने ये भी देखा है कि ज़्यादातर जो फ्रीलांसर्स हैं, बाहर से ही किसी को डॉलर दे दिया, यहाँ से इनडायरेक्टली पैसे ले लिए, 3 रुपए का आपको बेनिफिट मिलता है। 3 रुपए के बेनिफिट के ऊपर आप इतनी बड़ा सर्कल लेकर अपना ही पैसा वाइट को ब्लैक करके यहाँ पे ला रहे होते हैं, तो आपको बेनिफिट किस चीज़ का है? चलें इस सारी चीज़ों को आप समराइज करते हैं, जहाँ पे हमने सीखा कि एडजस्टेबल टैक्सेस क्या होते हैं और पेंशन फंड से आपको बेनिफिट कैसे मिलता है। तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप आज के दिन पे अपनी सैलरी में कितना बेनिफिट ले सकते हैं। चले हम एक एग्जाम्पशन ले लेते हैं कि अगर मेरी सैलरी 3 लाख रुपया है और मैं वो कौन से टैक्सेस है जो कि मैं इनडायरेक्टली पे कर रहा हूँ और मैं वो कौन से बेनिफिट हैं जो पेंशन फंड पे इन्वेस्ट करके अवेल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी पर मंथ की सैलरी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके लिए अगर मैं मोबाइल फ़ोन के जो सालाना तकरीबन मैंने एवरेज ही यूज़ किया, तकरीबन 18,000 रुपया अगर मेरा सालाना बिल है, तो मंथली जो मैं विद होल्डिंग टैक्स में जो पे कर रहा हूँ वो तकरीबन 220 रुपया है। इसी तरह इंटरनेट जो कि 2,500 रुपया नॉर्मली हर बंदा ही यूज़ कर रहा होता है, उसका जो विद होल्डिंग टैक्स में मैं पे कर रहा हूँ वो 155 रुपया है। इसी तरह अगर मैं कोई सर्विसेज जिसके लिए मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ और मैंने एवरेज ही यूज़ किया कि सालाना अगर मेरी 30,000 रुपये का एक्सपेंस है, तो महाना मुझे उसके ऊपर तकरीबन 125 रुपये का एडवांस टैक्स पे करना पड़ा है बैंक को। और अगर मेरे टैक्स ब्रैकेट में 7,20,000 रुपया मैं अगर इन्वेस्ट कर देता हूँ पेंशन फंड के अंदर, तो महाना मुझे जो बेनिफिट मिल सकता है टैक्स सेविंग के ऊपर 7,250 रुपया है। और अगर एग्जम्पशन के तौर पे अगर मेरे पास 1,000 सीसी की गाड़ी है जिस पे सालाना मैंने 15,000 रुपये का एक्सपेंस किया है, तो महाना मुझे उसका बेनिफिट 1,250 रुपया मिल सकता है। और अगर एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे महाना बिल 30,000 रुपया था, जो कि सालाना 3,60,000 रुपया बनता है, तो महाना मुझे जो इसमें टैक्स एडजस्टमेंट मिलती है वो 2,250 रुपया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये सारी चीज़ें अपने टैक्स के फाइनेंस के डिपार्टमेंट को सबमिट करता हूँ, बाय द वे मोबाइल फ़ोन का अगर आपने टैक्स सर्टिफिकेट लेना है तो ऐप के अंदर से ही मिल जाता है। इंटरनेट पे अगर आपको टैक्स सर्टिफिकेट लेना है तो आपको उनकी वेबसाइट से ही मिल जाएगा। अगर आपको बैंक में जो आपके प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स करता है तो बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको टैक्स सर्टिफिकेट देंगे। ये सारे सर्टिफिकेट आपने FPR को नहीं देने, आपने अपने फाइनेंस के डिपार्टमेंट को देने हैं। और फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली जितना टैक्स आपकी सोर्स से कटना था उतना कम काटेगा। मतलब 11,248 रुपया वो एडजस्ट करेंगे और रिमेनिंग जो टैक्स आपकी सोर्स से कट रहा होगा सिर्फ वो ही देंगे। और ये जो 3 लाख के ऊपर मैंने जो टैक्स सेविंग की है, अगर अब मैं ऑन एवरेज सब स्लैब्स के ऊपर इसके अप्लाई करूं तो कितना बेनिफिट हम अचीव कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि आपका 3 लाख के ऊपर तकरीबन 12% का टैक्स है और अगर आपको 11,000 रुपये का ही बेनिफिट मिल जाता है तो आप आराम से ये 4% का टैक्स बचा सकते हैं महीने का। इसका मतलब है कि जो आपका 36,000 रुपये का टैक्स कटता था, अब आपको 11,000 रुपये की एडजस्टमेंट करनी है और सिर्फ 25,000 रुपये का टैक्स देना है। सिमिलरली अगर आप 5 लाख रुपया ले रहे थे और 18% का आप टैक्स दे रहे थे, तकरीबन 0.5% का आप टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। मतलब कि 5% ऑफ योर सैलरी का टैक्स आपको रिबेट में मिल सकता है। और इसी तरीके से 10 लाख पे जब 26% का टैक्स तकरीबन ड्यू था, तो तकरीबन 6.5% का टैक्स रीबेट आप क्लेम कर सकते हैं। ये वो टैक्स है जो कि आप मंथली बेसिस पे अपनी सैलरी पे क्लेम कर सकते हैं।
ये तो वो टैक्स है जो कि आप अभी सिर्फ सैलरी से कर सकते हैं। आप ये सोचे आपने ये वीडियो देखी और आप फाइलर ही नहीं थे, तो आप वो जो 3 गुना का टैक्स दे रहे थे, तो 2 गुना आप सिर्फ इसीलिए सेव कर रहे हैं कि आप फाइलर बन गए हैं। और अगर आप फाइलर भी बन गए हैं और आपके ऊपर जो एडजस्टेबल टैक्सेस है जो कि आप अभी तक क्लेम नहीं कर सकते थे, तो आज हमने वो सीक्रेट भी आपको बता दिया कि आप वो टैक्स क्लेम कैसे कर सकते हैं। और बाय द वे ये जो टैक्स सेविंग आप अभी कर रहे हैं, बिलीव में सिर्फ यही पैसे आपको चाहिए, कंसिस्टेंटली चाहिए अगले 5 से 10 साल के लिए, ताकि 11वें साल में आप पे किसी पे डिपेंडेंट ना हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपको अपनी जेब से पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाएं, पैसे बचाएं, पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप पैसे अपने कैसे डबल कर सकते हैं। वो इसलिए बताया था कि जो रेवेन्यू आपके पास करंट अकाउंट में सड़ रहा है, हम कैसे उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं बगैर किसी रिस्क के और अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो आप इतना टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ा सा टैक्स पे करना है जो लीगली आप पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो कि पहले आपको इतनी इनकम बचती थी, अब आपको ज़्यादा इनकम बचेगी। सो आइडिया आपको समझाने का यही है कि थोड़ी सी भी फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकती है। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा यही जो टैक्स आपने सेव किया है, कैसे आपने इन्वेस्ट करना है और कैसे आपने इस पैसे को भी दुगना करना है। अगर आपने इस वीडियो के बाद जाके टैक्स फाइल के लिए रिटर्न किया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप वो चैंपियन है जो फाइलर नहीं है, नॉन फाइलर हैं और डबल टैक्स भी पे कर रहे हैं और सैलरी से भी टैक्स कर रहे हैं, तो जस्ट फॉर फन लेकिन अपने आप को ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा ताकि लोग आपकी हेल्प कर सकें कि आपने फाइलर कैसे बनना है। और अगर आपको इस वीडियो से पेंशन फंड के थ्रू बेनिफिट मिला है और ईदी हमसे आपने वसूल किया है, इससे हमें बड़ी खुशी होगी कि किसी को इस वीडियो से माली फ़ायदा भी पहुंचा है और उन लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी कि वो भी ये फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।